हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा दिलाने के बाद व्यापम के जो परीक्षार्थी हैं वो आराम के मूड में चले गए होंगे, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम जो है ऑनगोइंग नहीं है। लेकिन ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में हॉस्टल अधीक्षक, आरआई या पटवारी, इन सब की वैकेंसीज जो है निकलने वाली हैं। देखिए, हम ये तो नहीं बता सकते कि किसकी वैकेंसी जो है पहले आएगी, कब आएगी, लेकिन उसकी तैयारी हम जरूर कर सकते हैं। वो कैसे? एक तो जो है आपको इसका सिलेबस पता है, दूसरा कुछ एक टॉपिक्स हैं, कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जो इन सारे प्रकार के एग्जाम्स में कॉमन है, जिनमें से मैथ्स एक है। तो क्यों ना इस खाली समय का सदुपयोग किया जाए मैथ्स सीखने में। चलिए, इस वीडियो में हम मैथ्स ही लेकर आए हैं आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उनमें हमने सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है, कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें उसके कुछ जो बेसिक हैं वही हमने कवर किया हुआ है, जैसे उसका पैरामीटर, उसका जो है एरिया यानी क्षेत्रफल, इन सब के बारे में। उससे थोड़ा आगे जाते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा हुआ है कि व्यापम की परीक्षाओं में ऐसे बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वृत्त या फिर जिसे हम कहते हैं सर्कल। सर्कल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। सर्कल एक ऐसा बंद मार्ग है जो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये जो है सारे बहुत सारे बिंदु हैं, और ये सारे जो बिंदु हैं एक बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। इनमें से आप कहीं पर भी दूरी लीजिए तो ये जो दूरी है वो निश्चित होती है। इस दूरी को हम बोलते हैं उसकी त्रिज्या, आर से जिसे हम दिखाते हैं। और ये जो एक बंद परिपथ बनता है उसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। यह है त्रिज्या, रेडियस, ये है आपका परिधि, और इसे हम कहते हैं केंद्र। और क्या हम जानते हैं वृत्त के बारे में या सर्कल के बारे में ऑलरेडी, कि इसकी जो परिधि होती है या जो पेरीमीटर होता है, इसका जो माप होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 गुणित पाई गुणित आर। पाई जो है एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, तो पाई का मान जो होता है वो 22/7 या फिर 3.14 हम लेते हैं सामान्य रूप से। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल यानी कि एरिया की अगर हम बात करें वृत्त की, तो होता है पाई आर स्क्वायर। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। चलिए, कुछ और चीजों की अगर हम बात करें एक वृत्त में, तो वृत्त की जो परिधि है उनके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है जीवा या फिर कॉर्ड। जैसे ये एक वृत्त है, इसके किसी भी दो बिंदु, यहां से यहां ले लीजिए या फिर यहां से यहां ले लीजिए, कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड या फिर जीवा। ये कहलाती है कॉर्ड या फिर जीवा। सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होकर जाती है केंद्र से। ये छोटी जीवा है, जैसे आप इधर आते जाएंगे या इसमें से जैसे आप इधर जाते जाएंगे तो जीवा जो है बढ़ता जाएगा, कॉर्ड जो है बढ़ता जाएगा, और सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो केंद्र से होकर जाती है, उसे हम कहते हैं उसका व्यास, या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डायामीटर। तो ये जो व्यास होता है वो दो त्रिज्या के बराबर होता है। यहां से यहां तक की दूरी तो आर है और यहां से यहां तक की दूरी भी आर है, तो जो व्यास होती है वो होती है 2r, और व्यास ही जो होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड या फिर सबसे बड़ी जीवा होती है। एक जो वृत्त है उसकी जो परिधि है उसके किसी एक पार्ट को, जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां इस पार्ट की बात करें, इस छोटे पार्ट की, या कोई बड़े पार्ट की बात करें, यहां से यहां अगर आप बात करें किसी बड़े पार्ट की, तो इसका कोई भी जो पार्ट होता है वो कहलाता है आर्क या फिर चाप। जैसे इस एरिया की हम बात कर रहे हैं तो ये कहलाता है चाप, या फिर इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं आर्क।
एक जो वृत्त है उसको आप कई भागों में बांट सकते हैं, और वो किस तरीके से आप बांट सकते हैं? जैसे एक वृत्त है, इसको आप ऐसे टुकड़ों में बांट सकते हैं, ऐसे टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो ये जो टुकड़े बनते हैं इनको हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल या फिर वृत्तखंड। वृत्तखंड, सेगमेंट्स ऑफ सर्कल, सिंगल है तो सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से बांट सकते हैं, एक यानी कॉर्ड या जीवा के द्वारा बांट सकते हैं एक वृत्त को जो है अनेक भागों में, तो वो जो खंड बनता है वो कहलाता है आपका वृत्तखंड, सेगमेंट। और यदि हम उसको त्रिज्या के द्वारा बांटें, रेडियस के थ्रू अगर हम बांटें, जैसे ये त्रिज्या है और ऐसा रेडियस से अगर हम बांट रहे हैं, जैसे पिज्जा होता है, यह टुकड़ा या फिर ये टुकड़ा, तो इस प्रकार के जो टुकड़े बनते हैं उनको हम कहते हैं सेक्टर या त्रिज्यखंड। तो त्रिज्या के द्वारा अगर बांटा जा रहा है तो वो कहलाता है त्रिज्यखंड या फिर सेक्टर, और व्यास या फिर आपके कॉर्ड के द्वारा, जीवा के द्वारा अगर उसके टुकड़े किए जा रहे हैं तो जो टुकड़े बनते हैं वो कहलाते हैं आपके वृत्तखंड। चलिए, ये तो हो गए बेसिक्स। एक जो कॉर्ड होता है उससे होकर यदि केंद्र पर कोई एंगल बनाया जाए, एक जो कॉर्ड है उस कॉर्ड से यदि सेंटर पर एक एंगल प्रोजेक्ट किया जाए, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये कॉर्ड है जीवा, उससे अगर केंद्र पर कोई एक एंगल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कोई एक कोण बनाया जा रहा है, तो यदि ऐसे एक से अधिक कोण होंगे जो उसी लंबाई के जीवा द्वारा बनाए जाएंगे, तो उनके कोणों का जो मान होगा वो इक्वल होगा। यानी कि अगर ये डिस्टेंस है आपका x और यहां पर एक सेम डिस्टेंस का कॉर्ड है, जीवा है, तो इस जीवा के द्वारा भी केंद्र पर जो बनाया हुआ एंगल होगा वो बराबर होगा। मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्ड की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कॉर्ड का माप जो है बढ़ते जाएगा, तो कोणों का जो मान है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर ये कॉर्ड छोटा है, मान के चलिए कि ये छोटा कॉर्ड है, तो इससे बनने वाला जो कोण होगा वो भी छोटा होगा। अगर ये बड़ा है तो उससे बनने वाला कोण भी जो है वो बड़ा होगा। अब इसमें याद रखने लायक बात क्या है कि सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है, वो होता है उसका व्यास, जो केंद्र से होकर जाएगी। सबसे बड़ा जो कॉर्ड या जीवा होता है वो होता है व्यास। व्यास के द्वारा परिधि पर कहीं भी अगर कोण बनाया जाता है तो वो होता है 90 डिग्री का। मान के चलिए ये अगर यहां पर एक कोण बनाता है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। अगर ये यहां पर भी बनाता है तो भी ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये यहां पर भी बनाता है तो भी ये 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब व्यास जब भी परिधि पर कोई कोण अंतरित करती है तो वो कोण जो है 90 डिग्री का होता है। ध्यान रखेंगे, व्यास जो भी कोण अंतरित करती है, जो भी एंगल प्रोजेक्ट करती है, किस पर? पेरीमीटर पर, परिधि पर, वो एंगल जो है वो होता है 90 डिग्री का। ये आप याद रखेंगे। तो जैसा पहले हमने देखा कि अगर जीवाएं बराबर हैं, कॉर्ड्स यदि इक्वल हैं, तो उनके द्वारा केंद्र पर जो एंगल बनाया जाएगा वो भी इक्वल होगा, और यदि कॉर्ड बड़ा है तो एंगल भी जो है बड़ा होगा। चलिए, ये याद रखेंगे कि व्यास के द्वारा
परिधि पर बनाया गया जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ये सारे बेसिक्स अभी हम देख रहे हैं, इसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। चलिए, ये तो हुई आपके व्यास की बात। कॉर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं। कॉर्ड से केंद्र की जो दूरी होती है, ये कॉर्ड है, इसकी केंद्र से जो दूरी होगी, ये है आपका केंद्र, इससे जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, तो ध्यान देंगे डिस्टेंस हमेशा जो है इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा, उस पर लंबवत होगा, लंबवत यानी कि 90 डिग्री में। तो ये जो डिस्टेंस है ये लंबवत होगा 90 डिग्री। अगर इसको ऐसा लेना चाहें तो ऐसा ले सकते हैं आप, ये होगा लंबवत 90 डिग्री। चलिए, CD कोई एक कॉर्ड है, कोई एक जीवा है, और केंद्र से उसकी जो दूरी है, तो ये जो लंब खींचा गया है वही उसका डिस्टेंस है। अब ये मान के चलिए h है, तो केंद्र से कॉर्ड पर, जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ध्यान देंगे, तो लंब का मतलब है उसकी दूरी, तो उसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि केंद्र से दूरी बताने वाली जो भी रेखा होती है किसकी, कॉर्ड की, वो उसे, कॉर्ड को यानी जीवा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 बराबर भागों में जो है डिवाइड करती है। या केंद्र से जीवा पर, कॉर्ड पर डाला गया जो लंब है, परपेंडिकुलर है, वो उसे 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लीजिए कि CD जो है वो होती 6 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में जो CM है वो CD का आधा हो जाता। CM बराबर जो है CD का आधा यानी कि 6 का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाता। 3 सेंटीमीटर, MD भी जो है 3 सेंटीमीटर हो जाता। और H मान लीजिए कि अगर आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ हो, तब आप यहाँ पर उसकी त्रिज्या पता कर सकते हैं, उसका रेडियस क्या होगा करके, रेडियस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाता है, ये CO स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ये हो जाता आपका CO, यानी CO क्या है, CO R है, रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस CM यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हो जाता 16, 9, 25, तो R इज इक्वल टू हो जाता √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यदि आपको जीवा पता हो, कॉर्ड पता हो, और यदि उसका डिस्टेंस पता हो केंद्र से, तो आप जो है उसका रेडियस निकाल सकते हैं। या इनमें से कोई भी 2 चीज अगर आपको पता हो, तब आप जो है तीसरा चीज निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें हम, कि इसी क्वेश्चन में अगर ये 24 सेंटीमीटर होता, कॉर्ड जो है CD अगर होता 24 सेंटीमीटर, और उसकी जो दूरी है केंद्र से, ये जो दूरी है, ये जो, या जो H जिसको हम बोल रहे हैं, यहां पर M ले लेते हैं, ये O, तो OM अगर अपने को पता हो, ये अगर होता 5 सेंटीमीटर, तब अपन रेडियस निकाल सकते हैं। या व्यास पूछे, डायमीटर पूछे, तो वो निकाल सकते हैं। अब OM मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है, तो आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, R का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OM का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। अब ये 24 है, CD जो है 24, तो CM उसका आधा हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो R हो जाएगा 13। पाइथागोरस थ्योरम में कुछ कॉम्बिनेशन है, ध्यान देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में जनरली क्या होता है कि अगर 3, 4 हो 2 चीजें, तो अगला जो है 5 आता है। अगर 6 और 8 हो 2 चीजें, तो अगला जो है 10 आता है। अगर 5 और 12 हो 2 चीजें, तो अगला जो है 13 आता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन तो आप जो है याद रख सकते हैं। कहने का मतलब लंब और आधार अगर 3, 4 है, तो उसका जो कर्ण है वो 5 होगा।
लंब आधार अगर 6 8 है तो उसका कर्ण 10, 5 12 अगर उसका लंब आधार है तो कर्ण जो है 13। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169, और 169 जो होता है वो होता है 13 का स्क्वायर। उसी प्रकार 3 4 5 में आप देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 होता है 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। 6 8 10 में देखिए 6 का होता है 36, 8 का होता है 64, टोटल हो जाता है 100 जो कि होता है 10 का। तो ये तो जो है कुछ कॉम्बिनेशन है, आप याद रख सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के बता सकते हैं कि 5 12 है तो 13 होगा, 6 8 है तो 10 होगा, 3 4 है तो 5 होगा। एक बिंदु जैसे अगर हम लेते हैं तो इस बिंदु से होते हुए बहुत सारे वृत्त जो है खींचे जा सकते हैं। एक पॉइंट से एक वृत्त यहाँ से जा सकता है जो इसमें हो, यहाँ से जा सकता है जो इसमें हो, यहाँ से जा सकता है जो इसमें हो, ऐसे बहुत सारे वृत्त जो हैं इस पर खींचे जा सकते हैं एक पॉइंट से। उसी प्रकार अगर 2 पॉइंट्स हम लें तो 2 पॉइंट से भी जाते हुए बहुत से वृत्त खींचे जा सकते हैं। जैसे एक वृत्त जो है ऐसा इसमें से जाएगा, अब इसी में से होता हुआ ऐसा एक बड़ा वृत्त जा सकता है, इसी में से होता हुआ वृत्त इधर से जा सकता है। तो 2 पॉइंट से भी बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लायक बात यह आता है कि 3 असंरेख बिंदु अगर हैं, असंरेख मतलब जो एक रेखा पर नहीं है, तो 3 असंरेख बिंदु अगर हैं, 3 पॉइंट्स जो हैं जो एक लाइन पे नहीं है, ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स तो जो है एक लाइन पे होंगे, आप 2 पॉइंट्स कहीं पर भी लें उनसे होकर एक लाइन जा सकती है, पर 3 पॉइंट्स हैं जो एक लाइन पे नहीं है। ऐसे अगर आप एक ABC 3 पॉइंट्स लें जो एक लाइन पे नहीं है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं असंरेख। असंरेख असंरेख बिंदु हैं, नॉन लीनियर अगर पॉइंट्स हैं, तो इनसे होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इनसे होकर जो है केवल एक सर्कल खींचा जा सकता है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तीन असंरेख बिंदु हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल भी बना रही हैं। इनको अगर आप मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएंगी। अब इस ट्रायंगल के संदर्भ में अगर हम बात करें, इस वृत्त के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ये जो वृत्त है वो उसके बाहर है, उसके परित है, परित बाहर। तो त्रिभुज, ये जो वृत्त है वो इस त्रिभुज ABC का परिवृत्त कहलाएगा। परिवृत्त बाहर है करके, और इसका जो केंद्र होगा इन तीनों पॉइंट से जो बराबर दूरी का होगा, वो कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर हो सकता है, बाहर हो सकता है, इस लाइन पर भी हो सकता है। तो ये इसकी त्रिज्या होगी, पर इन पॉइंट्स के लिए, इन त्रिभुज के लिए ये केंद्र है। तो ये जो केंद्र है ये त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। तो अगर 3 असंरेख बिंदु हैं, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाती है, तो उस वृत्त को, उस त्रिभुज का हम परिवृत्त कहते हैं, और उसके केंद्र को, उस त्रिभुज, उस वृत्त के केंद्र को हम उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। चलिए एक प्रश्न लेते हैं हम, अभी तक जो हमने सीखा उसको जानने समझने के लिए, कि एक त्रिभुज जो है इस प्रकार दिया हुआ है, उसमें एक कॉर्ड है, मान के चलिए AB एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर का, और CD एक कॉर्ड है, एक जीवा है 6 सेंटीमीटर का, और इनके बीच जो दूरी है, इनके बीच जो दूरी है, दूरी मतलब लंबवत होगी, इस पर हम पहले ही देख चुके हैं, बता चुके हैं इसके बारे में, लंबवत होगी। ये है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इसको मान लीजिए MN। ओ, तो ये सारा चीज आपको दिया हुआ है। MN जो है 7 सेंटीमीटर है, इनके बीच जो दूरी है, AB 8 सेंटीमीटर, CD जो है 6 सेंटीमीटर, और हमको यदि निकालना हो इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या निकालनी हो, रेडियस, तो रेडियस जो है आप AO ले सकते हैं, यहां से यहां होगी,
या CO हो सकती है वो, या OD भी हो सकता है, या OB भी हो सकता है। केंद्र से परिधि तक जाने वाली कोई भी जो लाइन है वो उसकी रेडियस होगी। चलिए अभी हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं कि केंद्र से अगर कोई लंब डाला जाए जीवा पर तो उसको समद्विभाजित करती है वो। CN जो है क्या हो जाएगी 3, ND भी जो है 3, उसी उसका आधा 6 का आधा। उसी प्रकार AM जो है वो भी बराबर होगा BM के, और ये होगा 4 सेंटीमीटर, आधा समद्विभाजित कर रही है। MN हमको पता है। अब मान लीजिए कि OM जो है वो x है, OM को मान लीजिए x, यहां से यहां तक की दूरी आप x मान लीजिए, तो ये जो दूरी बच जाएगी ON वो बच जाएगी 7 - x, 7 में से x घटा दीजिए तो ON जो है वो हो जाएगा 7 - x। चलिए अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए दोनों त्रिभुजों पर। तो त्रिभुज AMO में देखिए AO जो होगा, AO का स्क्वायर ये हो जाएगा AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर। AO क्या है, AO मतलब R है, यहाँ पे ये भी R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा AM जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर प्लस MO हमने ले लिया है x, तो x स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर। अभी इसको रहने दीजिए, दूसरे पे आ जाइए। आपका त्रिभुज CNO में क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। OC क्या है, R है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ON हमको पता है 7 - x है, 7 - x का स्क्वायर प्लस CN 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - x का स्क्वायर प्लस 3 × 9, 2। 1 व 2 दोनों से देखिए, दोनों जो है R के इक्वल हैं, तो ये दोनों पक्ष भी जो है इक्वल हो जाएंगे। चलिए यहां चलते हैं, तो 16 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 - x स्क्वायर प्लस 9। 16 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9। 9 को इधर ले आइए, या चाहे तो एक साथ करेंगे, 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 × 7 = 49 इज इक्वल टू 7 × 7 = 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 7 × 2 = 14x प्लस 9। x तो यहाँ पे माइनस आप कट कर दीजिए, ये जो है साइड शिफ्ट करके जो है चेंज ही हो जाने हैं, माफ करना 14x। अभी देखिए 16 इज इक्वल टू 49 और 9 हो जाएगा आपका 58 माइनस 14x, 14x इधर ले आइए, ये हो जाएगा 58 माइनस 16, तो 14x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 42, तो x इज इक्वल टू 42/14, 14 × 3 = 42। x आ गया आपका 3, ये है आपका 3, तो ये हो जाएगा 7 में से 3 4। OM आ गया 3, तो ON आ जाएगा 7 में से 3 4। अब ये है 4, ये है 3, तो ऑब्वियस सी बात है ये आएगा 5। अभी मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय में अगर 3 4 हो तो अगला जो आता है 5, तो R हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी तक हमने देखा व्यास के द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनाया जाता है उसके बारे में, व्यास या फिर जो जीवा है कॉर्ड उसके द्वारा। अब हम देखते हैं आर्क के द्वारा, यानी किसी चाप के द्वारा जो केंद्र पर या परिधि पर कोण बनाया जाता है, जो एंगल क्रिएट किया जाता है, एंगल प्रोजेक्ट किया जाता है, उसके बारे में। तो मान के चलिए कि ये एक आर्क है AB, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, AB जो चाप है। तो AB जो आर्क है उसके द्वारा, अब आप AB को जोड़ लीजिए, अब ये AB यहां पर जीवा हो गई, तो इसके द्वारा केंद्र पर जो एंगल बनाया जाता है
ये जो एंगल बनाया जाता है, मान के चलिए कि ये x है, तो आर्क चाप AB के द्वारा केंद्र पर एंगल x बनाया जाता है। इसी चाप के द्वारा, इसी आर्क के द्वारा केंद्र के अलावा इस परिधि में, इस एरिया में जहां कहीं पर भी एंगल बनाया जाएगा, जैसे मान के चलिए कि एक एंगल यहां पर हम बनाते हैं कि ये एक एंगल प्रोजेक्ट करती है यहां पर, या एक एंगल हम लोग यहां पर ले लेते हैं, आप कहीं पर भी लीजिए, एक एंगल ये यहां पर यदि प्रोजेक्ट करती है, मान के चलिए कि ये M है, ये N है, ये O है। तो देखिए एंगल AOB जो है, AOB हमने माना कि x है। इसी चाप के द्वारा, इसी आर्क के द्वारा यदि इस एरिया में, उस चाप को छोड़कर बाकी जो एरिया है, ये तो चाप वाला एरिया है AB, उसको छोड़कर पेरीमीटर में, परिधि में जहां कहीं भी वो एंगल प्रोजेक्ट करती है, तो वो एंगल जो है इस एंगल की आधी होती है। मतलब AOB यदि x है तो ANB जो होगी, एंगल ANB जो होगी वो इसकी आधी होगी, x/2 होगी। या इसी को हम बोल रहे हैं कि वो एंगल AOB की आधी होगी। ये एंगल, इसकी हम बात कर रहे हैं ANB, ये जो है x की आधी होगी। उसी प्रकार से इसी आर्क के द्वारा, इसी चाप के द्वारा ये एंगल भी प्रोजेक्ट किया गया है AMB, तो ये AMB जो भी होगा वो x का आधा होगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, x/2 ANB और AMB दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ANB और एंगल AMB जो है बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चाप के द्वारा, किसी आर्क के द्वारा परिधि में कहीं पर कोई भी एंगल यदि प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो एंगल्स जो हैं आपस में बराबर होंगे। ये एंगल बराबर है इस एंगल के। अगर एक तीसरा एंगल भी इसी आर्क से प्रोजेक्ट किया जाता, मान के चलिए कि यहां पर, तो ये एंगल भी जो है बराबर होता इन दोनों के, क्योंकि ये इसी आर्क से प्रोजेक्ट किया गया है, इसी आर्क के द्वारा बनाया गया है। तो किसी आर्क से परिधि पर कहीं पर जो भी एंगल बनाए जाएंगे वो आपस में बराबर होंगे, प्लस उसी आर्क के द्वारा, उसी चाप के द्वारा केंद्र में बनाए गए कोण से आधे होंगे। आप उसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं कि परिधि पर बनाए गए कोण से केंद्र पर बनाया गया कोण डबल होगा, या दूसरे तरीके से केंद्र पर बनाए गए कोण से परिधि पर बनाया गया कोण जो है वो आधा होगा। दोनों सही है। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। अब हमने देखा कि परिधि के अंदर जो रेखाएं खींची जाती हैं, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड या फिर जीवा। पॉसिबल है कि ये जीवा जो है, ये कॉर्ड्स जो हैं, इसको इंटरसेक्ट करें, इसको प्रतिच्छेद करें परिधि को और आगे निकल जाएं। हम कह रहे हैं कि एक परिधि है और एक कॉर्ड जो है ऐसा ऐसा चला जाए आगे इंटरसेक्ट करता हुआ, मान के चलिए कि AB हो और M पर इंटरसेक्ट करता हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक जो है ऐसा भी चला जाए, CD N ले लीजिए। तो जब तक अंदर है, MB जो है उसकी जीवा है। अब ये जो है इंटरसेक्ट करके आगे निकल गई है, प्रतिच्छेद करके आगे निकल गई है। इनकी दूरी को हमने केंद्र से देखा था, दूरियां जो है 90 डिग्री पे होती थी। अब हम एक ऐसे लाइन की बात कर रहे हैं जो केंद्र से यानी त्रिज्या से बात करेंगे, सॉरी माफ करिए, त्रिज्या से 90 डिग्री बनाती हुई किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होती है, किसी भी बिंदु पर। ये हमने इस बिंदु पर बात की, ये इस बिंदु पर भी हो सकता था, उस बिंदु पर, कहीं भी, किसी भी बिंदु पर। तो ऐसी जो रेखा होती है जो त्रिज्या से 90 डिग्री
यानी 90 अंश पर होते हुए समकोण बनाते हुए परिधि के किसी एक बिंदु पर मिलती है, वो कहलाती है उसकी स्पर्श रेखा। त्रिज्या से, रेडियस से 90 डिग्री बनाने वाली कोई रेखा जो परिधि पर, पैरीमीटर पर किसी एक पॉइंट पर मिलती है, वो कहलाती है स्पर्श रेखा। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर त्रिज्या आप यहां पर लेंगे तो यहां के लिए 90 डिग्री बनाने वाली जो रेखा होगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो परिधि पर एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा संभव है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। परिधि के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा, टेंजेंट जो है, पॉसिबल है। अब हम दो स्पर्श रेखाओं की बात करते हैं जो किसी सर्कल के दो बिंदु पर हैं और वो आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एक स्पर्श रेखा मान के चलिए यहां पर ऐसे जाती है इस पॉइंट पर, और एक स्पर्श रेखा मान के चलिए, ध्यान देंगे स्पर्श रेखाएं जो हैं उस पॉइंट पर त्रिज्या से राइट एंगल ट्रायंगल पर होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। तो यहां से एक स्पर्श रेखा मान के चलिए ऐसी जाती है इस पॉइंट पर, इसको मान लीजिए ए बी, यह ओ, और एम पॉइंट पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ए एम और बी एम। या इसको आप ऐसा कर सकते हैं, चलिए ए बी दो स्पर्श रेखाएं हैं और एक जो है सी डी एक स्पर्श रेखाएं हैं, और ये एक दूसरे को एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब आपको याद रखना है कि ये प्रतिच्छेद करने वाली, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, वहां से लेके स्पर्श बिंदु तक की जो दूरी है वो दोनों की जो है बराबर दूरी होती है। यानी कि ए एम जो होगा वो बराबर होगा सी एम के। ये दूरी और ये दूरी जो है बराबर होती है। हम इसको अभी प्रूफ नहीं करने वाले हैं, प्रूफ करने का काम जो है 10th क्लास में खत्म हो चुका है। अपने को सिर्फ याद रखना है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ए एम और सी एम जो है आपस में इक्वल होंगे। ओ से जो एक लाइन यहां पर जाएगी, तो अगर इसको आप प्रूफ करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों दूरी जो है बराबर होंगी, क्योंकि ये आर है। ये दोनों एंगल जो है बराबर हैं, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल हैं। ओ एम जो है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए बराबर हैं। तो इसलिए ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम यानी कि उनका सब कुछ समान है, उनके एंगल समान हैं, उनके जो भुजाएं हैं वो समान हैं। तो चूंकि ये दोनों में कॉमन भुजा है, उसके बाद ये दोनों में भुजाएं हैं, और तीसरी भुजाएं दोनों की कौन सी होंगी, ये इसकी और ये इसकी, तो ये भी जो है आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ऐसा प्रूफ हो जाता है, 10th में हमने किया हुआ है। तो ए एम बदलाव इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा। ये चीज अपने को याद रखना है, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये काम आएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इस जो कॉर्ड्स हैं, जो आपके जीवा हैं, क्रॉस करके जब आगे निकल जा रहे हैं परिधि को, अब ये हो गई छेदक रेखाएं। तो एक तो ये आप याद रखेंगे कि ये दोनों जो है बराबर होंगे, और जो स्पर्श रेखा होती है वो रेडियस से 90 डिग्री बनाते हुए जाती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वाला जो पॉइंट है वो अपने काम आएगा। अगला हम बात कर रहे थे कि जीवा जब आगे निकल जाती है उसको प्रतिच्छेद करके, तब उसको हम बोलते हैं छेदक रेखाएं। जैसे ए बी एक छेदक रेखा है जो एम पॉइंट पर इस वृत्त के परिधि को जो है छेद कर निकल गई है आगे। अब मान के चलिए कि एक और छेदक रेखा इसमें से निकलती है, एडी, ए पर वो आपस में मिल रहे हैं,
तो दो छेदक रेखाएं इस प्रकार हैं, एक ए बी है और एक ए डी है। ए बिंदु पर आपस में जाकर वो इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, और परिधि को ये एम और एन जगह पर जो है इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसी दो छेदक रेखाओं के बारे में हमको क्या याद रखना है कि इनके जो खंड होते हैं, जैसे दो खंड है इसके ए एम और एम बी या बी एम, और दूसरा ए एन और डी एन, इन दोनों खंडों का जो गुणनखंड होता है वो इक्वल होता है, अपने को याद रखना है। यानी कि ए एम इंटू बी एम जो होगा वो इक्वल होगा ए एन इंटू डी एन के। ये अपने को याद रखना है। सिर्फ इसी केस में नहीं, जबकि ये बाहर जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर ये अंदर प्रतिच्छेद करते हैं, मान के चलिए कि एक हम ले रहे हैं और इस पर दो जीवा जो हैं अंदर कहीं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये चूंकि अंदर है तो ये जीवा हो गए। अब ये जीवा ए बी जीवा है और एम एन और इसको हम लोग ले लेते हैं सी डी, और ये एम बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक केस ये था कि जीवाएं जो हैं आगे बढ़कर बाहर कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही थी, तो उस कंडीशन में भी जो उनके टुकड़े होते हैं उनका गुणनफल जो होता है वो इक्वल होता है। एक चीज ये याद रखना है। अब अगर ये अंदर प्रतिच्छेद करती हैं त्रिज्या के, उस कंडीशन में भी इनके जो खंड होते हैं उनका गुणनखंड आपस में इक्वल होता है। यानी कि ए एम गुणित जो बी एम होगा वो इक्वल होगा सी एम गुणित डी एम के। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। उसके अलावा हमको क्या याद रखना है कि ये जो हमने देखा था स्पर्श रेखाएं जो है किसी बिंदु पर अगर जाकर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो स्पर्श रेखाओं की जो दूरी होती है वो इक्वल होती है, ए एम इज इक्वल टू सी एम, ये हमने देखा। अगर ए और सी को मिला दिया जाए, ए और सी को मिला दिया जाए, तब देखिए यहां पर एक एंगल बन रहा है, यहां पर एक एंगल बन रहा है। दोनों एंगल जो हैं इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि ये जो हैं दोनों त्रिभुज के सामने के एंगल्स हैं। त्रिभुज बोलता हूं, सॉरी, रेडियस के सामने के एंगल्स हैं। तो चूंकि रेडियस जो है आपस में इक्वल हैं, इसलिए इनके सामने सामने के जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं ओ ए सी, एंगल ओ ए सी की हम बात कर रहे हैं, एंगल ओ ए सी। ध्यान देंगे, ओ ए सी बोलिए या फिर ओ सी ए बोलिए, दोनों एंगल जो है इक्वल हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है ये इन स्पर्श रेखाओं के द्वारा बनाया गया जो एंगल है, ये इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ए एम सी, इसका आधा होगा, ये इज इक्वल टू होगा एंगल ए एम सी बाई 2। तो ऐसी स्पर्श रेखाएं अगर आपस में जाके आगे मिलती हैं और उनके प्रतिच्छेद के फलस्वरूप जो एंगल उनके बीच बनता है वो जो एंगल होगा इस एंगल के, ये जो एंगल बना है इस या फिर इस दोनों में से किसी भी, उसका डबल होगा। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको सीधा सीधा पूछ देता है कि कौन इस एंगल का वैल्यू कितना है या उस एंगल का वैल्यू कितना है। तो जब तक आप अपने को ये पता नहीं रहेगा कि ऐसा होता है, तब तक हम उसका वैल्यू जो है वहां पर नहीं बता पाएंगे। तो अभी हमने देखा कि स्पर्श रेखाएं जो है आपस में बराबर होती हैं, ये जो है ये आपस में बराबर हैं। अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, मान के चलिए स्पर्श रेखाओं को हम एक्सटेंड कर देते हैं दोनों दिशाओं में, तो ये एक वृत्त है, दो स्पर्श रेखाएं मान लीजिए कि यहां पर मिलती हैं, यहां पर
यही स्पर्श रेखा चूंकि इससे 90 डिग्री पर है, इस डायरेक्शन पे जो स्पर्श रेखा आई है वो इस डायरेक्शन पे भी जाएगी, और ये जो स्पर्श रेखा है जो इस डायरेक्शन पे आई है यहां से 90 डिग्री, वो इस डायरेक्शन पे भी जाएगी। और उसी तरीके से एक स्पर्श रेखा अगर यहां से आती है और इसको काटते हुए चली जाती है तो ये भी यहां से 90 डिग्री होगी दोनों डायरेक्शन में, और इस प्रकार एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए एक त्रिभुज बन गया है, ABC मान के चलिए त्रिभुज है, और इसको हम लेते हैं MNP। तो BP एक स्पर्श रेखा है, MB स्पर्श रेखा है, इस डायरेक्शन में आई हैं, दोनों आपस में B पर एक दूसरे को काटी हैं, तो ये दोनों जो है आपस में बराबर होंगी। PC और NC जो है ये आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं आगे जाकर C पर मिली हुई हैं। उसी तरीके से MA और AN जो है आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दो स्पर्श रेखाएं हैं जो आगे जाकर A पर मिली हुई हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमको इनमें से कुछ चीजों का वैल्यू दिया जाए और क्वेश्चन में कोई तीसरा चीज बताने के बारे में पूछा जाता है, जैसे त्रिज्या बतानी हो, मान लो इधर कोई एक वैल्यू दी हुई हो, या फिर ये इस पूरे की वैल्यू दी हुई हो, या कोई भी 2-3 वैल्यू इसमें दिए हुए हों, तो उसके आधार पर जो है हम इसकी त्रिज्या, या फिर त्रिज्या अगर दी हुई हो तो स्पर्श रेखा की जो माप है, उसका जो माप है, उसका जो डिस्टेंस है, वो हम बता सकते हैं। ये हमने देखे कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ये वास्तव में जो है परिमेय हैं, ये सारे के सारे 10th क्लास में आपको याद ना हो। एक लास्ट में हम देख लेते हैं कि एक स्पर्शज्या जो है, एक जो स्पर्श रेखा है, और एक जीवा है, एक कॉर्ड है और एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। जैसे मान के चलिए इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा है MN, और इसी पॉइंट से होकर यदि कोई जीवा जाती है, कोई एक कॉर्ड जो है इसी पॉइंट से होकर जाता है, मान के चलिए AB जो है एक कॉर्ड है, इसी पॉइंट से होकर जो है MN स्पर्श जा गई हुई है, इसी पॉइंट से होकर यदि कोई जीवा गई है, तो इस जीवा के द्वारा, इस कॉर्ड के द्वारा जो भी एंगल बनाया जाएगा इस परिधि पर, मान के चलिए कि यहां पर ये एक एंगल बनाती है C मान लीजिए इसको, तो ये जो एंगल है, एंगल ACB, ये जो एंगल है, और स्पर्श रेखा पर जीवा के द्वारा जो एंगल बनाया गया है, ये एंगल यानी BAN, ये जो है आपस में बराबर होंगे। फिर से बता रहा हूं, ध्यान देंगे। किसी पॉइंट पर परिधि से, पेरीमीटर पर, उसके परिधि में किसी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा यदि गई हुई हो, उसी पॉइंट पर यदि एक जीवा, एक कॉर्ड जो है आता है, अब ये कॉर्ड यहां पर है, हो सकता है ये कॉर्ड जो है छोटा होता यहां पे, या इस डायरेक्शन में ले लीजिए एक कॉर्ड होता है यहां पर इस टाइप का, तब ये परिधि पर कहीं पर भी जो एंगल प्रोजेक्ट करता, मान के चलिए यहां पर ये एंगल प्रोजेक्ट करता, तब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो स्पर्श रेखा के साथ इस कॉर्ड का जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं। इस कंडीशन में देखें तो ये जो जीवा है, AB जो जीवा है, उसने जो एंगल बनाया है यहाँ पर NAB, वो एंगल जो है उस कॉर्ड या उस जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए एंगल ACB इसके इक्वल होगा। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे।
इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो पिछले कुछ सालों में आपके पटवारी आरआई या इसमें जो है पूछे गए हैं, वास्तव में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, अभी तक जो हमने सीखा उनके बेसिस पर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पटवारी का ये क्वेश्चन है 2016 या 17 का, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। उसमें प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि एक जो है वृत्त दिया हुआ है, उस वृत्त के अंदर जो है CD एक चाप है, एक जीवा है, और केंद्र O पर जो है ये एक एंगल बना रही है और जो कि 30 डिग्री बना रही है, और 2 पॉइंट हैं, एक B है जहां पर ये एक एंगल बना रही है, और एक है A जहां पर ये एक एंगल बना रही है। अभी देखिए, अगर इतना हमें पता हो तो हम कोई सा भी एंगल इसका पता कर सकते हैं। जैसे ये OC जो है ये R है और ये OD भी जो है R है, तो चूंकि दोनों R हैं, दोनों के सम्मुख की जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी जो है 30 डिग्री होगा एंगल। अभी अगर 30-30 60 हो गया तो ये हो जाएगा 120, क्योंकि त्रिभुज के जो सारे एंगल्स हैं उनका योग होता है 180। तो 30-30 60 और 120 180। अभी देखिए ये CD जो जीवा है उसके द्वारा केंद्र पर, या CD जो चाप है, देखिए CD चाप के द्वारा, आर्क के द्वारा केंद्र पर जो भी एंगल बनाया जाता है वो एंगल परिधि पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ये अगर 120 है तो ये हो जाएंगे 60। तो इस तरीके से इसमें से अगर कोई भी पूछता है आपको किसी भी एंगल का वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि चाप के द्वारा, आर्क के द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो परिधि पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। ये चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पटवारी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं जो है इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंतःवृत्त, उसके अंदर जो है एक वृत्त है, यानी एक जो है समबाहु त्रिभुज ली गई है। समबाहु त्रिभुज मान के चलिए कि ये ABC है। समबाहु बोलने का मतलब है कि AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों के तीनों जो है बराबर हैं, और इसमें एक अंतःवृत्त है, इसके अंदर जो है इसकी तीनों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त है यहाँ पर, इसको O मान लीजिए। और हमें निकालना है इसकी त्रिज्या R। वहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के हिसाब से आपको जो है बताना है कि इसका R क्या है। उसमें यह दिया हुआ है कि ये जो है ये A है। अभी आंकिक मान नहीं दिए गए हैं, आपको इसी डेटा के बेस पे बनाना है कि R इज इक्वल टू क्या। तो ये चूंकि तीनों बराबर हैं, समबाहु हैं, इसलिए AC भी A होगा, BC भी A होगा और AB भी जो है A होगा। अब हमको बताना है कि R क्या होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4A²। अब देखिए हमको इस क्षेत्रफल में R का यूज करना है, R को लाना है, क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए। R जो है यहाँ पर वेरिएबल है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो R है, ये जो R है ये BC की दूरी बताएगा O से, क्योंकि R जो है इस पर परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार से ये जो R है और ये जो R है ये भी दूरी बताएंगे। अब यदि मैं B को O से जोड़ दूं, A को O से जोड़ दूं और O को C से जोड़ दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणित बेस, यानी कि आधार गुणित ऊंचाई।
आधार गुणित ऊंचाई, ये हो चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज पर देखिए, ये जो BOC है, त्रिभुज BOC की अगर हम बात करें, त्रिभुज BOC की अगर हम बात करें, BOC की, तो BC जो है उसका आधार है। अब BC की दूरी कितनी है? A। तो BOC का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल वो हो जाएगा हाफ गुणित आधार यानी कि A गुणित ऊंचाई क्या है आपका R। उसी तरीके से अगर त्रिभुज AOB की हम बात करें, AOB, तो उसकी भी जो ऊंचाई है वो R है और जो आधार है वो A है। उसी प्रकार अगर हम AOC की बात करें तो उसका भी जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, उसमें ऊंचाई हो जाएगी R और आधार हो जाएगा A। तो 3 पार्ट में हम इसको बांट रहे हैं, ये 3 पार्ट, और तीनों के जो क्षेत्रफल हैं वो सेम हैं। क्या? 1/2 A इंटू आर, 1/2 AR। ये एक खंड का क्षेत्रफल है, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 2 3 इंटू 3 यानी कि 3/2 AR। ये हो जाएगा ये पूरे का क्षेत्रफल। लेकिन उसका क्षेत्रफल हम जान रहे हैं कितना है, √3/4A²। इस पूरे का क्षेत्रफल है √3/4A², लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3/2 AR। तो चूंकि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो दोनों क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि √3/4A² बराबर हो जाएगा आपको 3/2 AR। एक A जो है यहां से कट जाएगा, ये हो जाएगा √3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √3/2 A इज इक्वल टू ये स्क्वायर और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3R। 3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, √3/6A। R जो है √3/6A, ये हो जाएगा आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन RI का एक क्वेश्चन है 2015 का। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसके अंदर जो है एक वृत्त यानी कि सर्कल बना हुआ है। AB जो है 6 सेंटीमीटर है, BC है आपका 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इस जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, उसकी त्रिज्या R हमको निकालनी है। चलिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा हमने पहले कहा समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको AC निकल जाएगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, अगर 6 और 8 है तो AC आपका निकलेगा 10। आप चाहें तो करके दे सकते हैं, 6 चक्का 36 और 8 अट्ठे 64, 36 और 64 100, तो AC आ जाएगा आपका 10, 100 का √10। तो ये हमको निकल गया 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें इसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है आपका हाफ गुणित आधार 8 गुणित ऊंचाई 6, 8 6 48, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमको R को इंक्लूड करना है, R का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, ये जो है इस डायरेक्शन में स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो है इस डायरेक्शन में स्पर्श रेखाएं B पर काट रही हैं, और यहां से यहां तक जो है इस डायरेक्शन में स्पर्श रेखाएं हैं जो C पर काट रही हैं। तो इसको अगर हम इस प्रकार जोड़ दें तो ये है आपकी त्रिज्या, स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। अगर हम इसको यहां से यहां मिला दें, इसको यहां से यहां मिला दें और इसको यहां से यहां मिला दें, तो देखिए 3 त्रिभुज हमको मिल जा रहे हैं। एक त्रिभुज है BOC, एक त्रिभुज है AOB और अगला जो है AOC। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर हम मिलाएं तो अपने को मिलता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ABC का क्षेत्रफल। तो AOB का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज AOB का, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसका हाइट हो जाएगा
ये जो कि है त्रिज्या, तो हाफ गुणित आर ये ऊंचाई, और बेस जो है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 2 तिया 6 3 आर। उसी प्रकार से त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या होगा? AOC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हाफ गुणित बेस AC है आपका 10 गुणित ऊंचाई है आपका R, क्योंकि ये त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा 5R। और उसी प्रकार से अंत में त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ, ऊंचाई है आपका R, बेस है 8R, तो ये हो जाएगा 4R। ये तीनों क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तब ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि 3R प्लस 5R प्लस 4R इज इक्वल टू पूरे का क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 5 3 8 4 12R इज इक्वल टू 24, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 24/12 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जो है R होगी इसका आंसर। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे। एक आध क्वेश्चन जो है व्यापम में जरूर से पूछता है इन सारे कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट हमने देखे, और आशा करते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहें तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपको सर्कल और ट्रायंगल से रिलेटेड पूछे जाएंगे उसको आप बना सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब के साथ बने रहें। थैंक यू।